नमस्कार। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर के अभी भी लोगों के बीच में दुविधा बनी हुई है और कई जगहों पर प्रदर्शन की बातें सामने आ रही है। हापुड़ में भी प्रदर्शन की बात सामने आई, जहां पर महिलाएं जो हैं वो न सिर्फ एक्सीएन और एसडीओ के ऑफिस गए रही है, बल्कि वो कहीं ना कहीं बिल जमा करने के बाद बिजली के कनेक्शन में आपूर्ति या कहे बाधित होने की बातें साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ी समस्या लगातार कई जगहों से आ रही है स्मार्ट मीटर को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल अभी नए स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर हैं, वो नहीं लगाए जाएंगे। इनकी तकनीकी जांच चल रही है और इस तकनीकी जांच के पूरा होने के बाद ही इनको आगे इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल तमाम तरीके के आदेश भी दिए गए, निर्देश भी दिए गए हैं कि जिससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसे कई मामले अभी सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है, परेशानी हो रही है। अभी हाल फिलहाल में जो फैसला लिया गया था वो ये फैसला लिया गया था कि छुट्टी के दिनों में बिजली नहीं कटेगी, साथ ही 200 रुपए तक के जो माइनस बैलेंस होगा उस तक भी आपकी बिजली नहीं कटेगी। इसके साथ ही एक चीज और भी जोड़ी गई थी कि 3 दिन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। मैसेज दिए जाएंगे, 4 से 5 मैसेज, 5 के करीब मैसेज होंगे, वो उपभोक्ता को भेजे जाएंगे। उसको लगातार अपडेट मिलता रहेगा कि आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है, जल्द से जल्द रिचार्ज करें। लेकिन तमाम खामियां हैं, लोगों की तरफ से तमाम शिकायतें आ रही थी, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है और सरकार भी इस चीज को मान रही है। और तकनीकी जांच के बाद फिलहाल इन तमाम जो प्रीपेड मीटर्स है इनके इंस्टॉलेशन पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल पुराने ही मीटर लगाए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर जब से कन्वर्ट हुए हैं, लोगों के सामने कभी पैसा जमा करने के बाद तुरंत बिजली आपूर्ति ना हो पाना, कभी ज्यादा बिल आने की शिकायत लोगों के द्वारा कि पहले हमारे यहाँ जो मीटर लगा था उसमें बिल कम आता था, इसमें अब ज्यादा आता है। तो तमाम इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं। अब फिलहाल जांच की जा रही है, जांच के बाद ही तय होगा कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट और प्रीपेड मीटर, जो प्रीपेड मीटर है, ये इसको लेकर के लोगों में खासा रोष है, आक्रोश है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एसडीओ एक्सिम के कार्यालय के बाहर दिखाई दे रहा है। लोग इसको लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो सोलर पैनल जिनके घर में इंस्टॉल्ड है, वहां पर भी समस्या आ रही है कि आखिरकार जो मीटर है उसकी बिलिंग कैसे की जा रही है, क्योंकि बिल समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि नेट मीटर को कैसे एडजस्ट किया जा रहा है। किसी किसी के घर में सोलर से बनने वाली बिजली ज्यादा होती है, जो एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं, तो उसको एडजस्ट कैसे कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम खामियां साफ तौर पर बिलिंग में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि शुरुआत में थोड़े दिनों में हो सकता हो दिक्कतें, हम इसको दूर कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन तमाम दिक्कतों को दूर किया जाएगा, जिससे किसी भी उपभोक्ता को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं, मंत्री खुद हैं ए.के. शर्मा, वो भी कहीं ना कहीं इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था, अधिकारियों को निर्देशित किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी उपभोक्ता को परेशानी ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो। आपको एक खबर और बता देते हैं, राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। यहां पर मेयर सुषमा खरकवाल के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेम प्लेट पे न सिर्फ काली पोती है, बल्कि उनके नेम प्लेट को चप्पलों से पीटा भी है। इस वक्त ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जन आक्रोश महिला पदयात्रा थी। इस दरमियान जो मेयर थी लखनऊ की, उन्होंने कुछ बयान दिया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं खासा रोष है। और उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बताया था कि राजनीतिक मजबूरी के चलते उनकी दिवंगत मां का अपमान ना करें। तो कहीं ना कहीं आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने सुषमा मेयर है सुषमा खरकवाल, उनके घर की जो नेम प्लेट थी, ना सिर्फ उस पर काली पोती बल्कि चप्पलों से पीटा है। तो अगर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के जो नेम प्लेट है उसको ना सिर्फ काली पोती बल्कि उसको चप्पलों से पीटा। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुषमा खरकवाल, हाय हाय सुषमा खरकवाल, हाय हाय सुषमा खरकवाल मुर्दाबाद, 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 सुषमा खरकवाल मुर्दाबाद।
साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है ये वहां पर जाते हैं। वो इस तरीके से वहां पर उनके लगी जो नेम प्लेट है उस पर ना सिर्फ काली खोलते हैं बल्कि उसको चप्पलों से पीटते भी हैं। इसको लेकर के जो बात सामने आ रही है कि जो मेयर उनका कहना है कि ये ही चरित्र है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, वो कितना सम्मान करते हैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लेकर के जन आक्रोश पदयात्रा रैली निकली थी, जो पदयात्रा निकली थी कल, उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जब कोई बयानबाजी हुई है उस पर इस तरीके का जो विपक्ष का है या यूं कहें समाजवादी पार्टी का ये रिएक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। सबसे पहले हम अवनीश के पास चलेंगे, कानपुर। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज? देखिए, अगर आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जो है आज के ही दिन पहलगाम में जो है हमला हुआ था और लगभग 26 लोग जो है इसमें शहीद हुए थे। और एक जो युवक था शुभम द्विवेदी, वो कानपुर का था, जो कहीं ना कहीं जो है वो जो धर्म पूछ करके जो है उसके चेहरे पर जो है उनके चेहरे पर जो है गोली मारी गई थी। और उसके बाद जो है लगातार जो है देश में एक आक्रोश का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला था और ऑपरेशन सिंदूर को जो है उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया था। तो आपको बता दें कि 1 साल जो है आज हो गया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कानपुर में जो शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है ऐश्वर्या और उनके जो पिता हैं वो सभी लोगों ने जो है मिलकर के कानपुर में एक लगभग शाम के वक्त में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें 26 जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो भी 26 लोग जो है उस पहलगाम हमले में मारे गए थे, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जो जो भी नेता हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो इन लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो 26 दिवंगत आत्माएं हैं उनको एक श्रद्धांजलि प्रदान करेंगे। बिल्कुल अवनीश, बहुत बड़ी खबर थी। और किस तरीके से हमारे जो निर्दोष मासूम जो सैलानी गए थे कश्मीर में वहां पर इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। एक खबर ये भी आ रही है अवनीश कि जो उनकी दिवंगत द्विवेदी है, उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया है कि वो सीएम योगी से मिलना चाह रही थी लेकिन उनको समय नहीं दिया जा रहा है। क्या इसको लेकर के कोई जानकारी, कोई अपडेट है? हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा, क्या आखिरकार उनकी क्या मांग है और किससे वो मिलना चाहती थी और किस वजह से या क्या कह करके उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा? देखिए, जिस तरीके से जब उनसे बात की गई कि कब जो है आप इस चीज को कब मानेंगे कि जो है शुभम को जो है न्याय मिला है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तब जो है कहीं ना कहीं वो जो दिवंगत शुभम है, जो भी जितने 26 लोग हैं, जो अन्य ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके से जो है मौत के घाट उतारा गया, उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। फिलहाल जो है वो उनका जो कहना है कि क्योंकि प्रधानमंत्री से एक बार उनकी मुलाकात जो है हुई है, उसके बाद में मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ उनके घर में पहुंचे भी थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय पर जो है कुछ चीजें कही गई थी वो अभी शायद पूरी नहीं हुई है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो ऐश्वर्या को जो है मुख्यमंत्री के सामने रखनी है, जिसको लेकर के लगातार जो है संपर्क करने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार जो है वहां पर रोड शो से लेकर के सारी चीजों में जो है व्यस्त है, तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है। और आने वाले समय में जब यहाँ पर वो मौजूद होंगे तो जरूर जो है कहीं ना कहीं जो बातें निकल के सामने आ रही है उनसे ऐश्वर्या की मुलाकात होगी। अगर बिल्कुल अवनीश, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के मामलों बड़ी संजीदगी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं उनका एक दरबार है, खुला दरबार जिसे बोला जाता है कि तमाम लोगों के लिए वो दरबार खुला हुआ है और तमाम जो फरियादी होती है फरियाद लेकर पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम और निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, उसमें ही कानपुर के शुभम द्विवेदी थे। अब उनकी पत्नी चाहती है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहती है, जो भी विषय है। लेकिन फिलहाल ऐसी जानकारी है कि उनकी किसी वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और जैसा अवनीश ने भी बताया कि प्रोटोकॉल्स होते हैं और बंगाल चुनाव चल रहा है, ऐसे में उनके पास समय की कमी है। फिलहाल आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो उनकी मांग है या यूं कहे कि उनसे जो सीएम योगी की मुलाकात की बात करी है उस पर किस तरीके का निर्णय होता है और क्या आखिरकार सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ क्या उस पीड़ित परिवार से, उस पीड़ित बेटी से मिलेंगे। क्योंकि जिस दरिया दिल या यूं कहे कि जिस तरीके के लिए, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल हुए कि आखिरकार एक पीड़ित मिलना चाहती है और उसे समय नहीं मिल पा रहा है, तो इस वक्त खबरें चल रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जरूर अपडेट होगा और क्या चीजें निकल करके सामने आती है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, वो भी अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। ज्ञानेंद्र के पास चलते प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, कौन सा
क्या हुआ ये लो प्रेम मनाओ। हाँ बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से शुरुआत करेंगे खबरों का। आज धरना है। ज्ञानेंद्र इंद्रवीर के पास चलते हैं, इंद्रवीर के पास फिर आपके पास आते हैं। ज्ञानेंद्र इंद्रवीर के पास चलते फिर आपके पास आते हैं। हाँ इंद्रवीर कंटिन्यू कीजिए आप। तो आप देखिए अखंड, हमारी मौजूदगी अगर बात करें तो रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर है और जिस तरीके से संसद में बिल गिरा है उसको लेकर के अब बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, खासकर महिला मोर्चा की जितनी कार्यकर्ते हैं वो सब अब रोड पे हैं और उनको लेकर के आज मेरे सामने आप देख सकते हैं। देखिए ये पुतला जलाया जा रहा है, मैं एक बार दिखाऊंगा लाइव की। ये देखिए आप, ये पुतला है और ये राहुल गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। जो भाजपा के जितने भी महिला और जितने भी कार्यकर्ता है ये सब देखिए पुतला जला रहे हैं और ये महिला इसकी जो है जितने भी सदस्य हैं भाजपा के संगठन के वो सब कहीं ना कहीं इस विरोध में उतरे हैं और ये विरोध जता रहे हैं इस बिल को लेकर के। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्यों कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें आ रही। हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से जो बीजेपी की नेता है और लखनऊ की मेयर भी है सुषमा खरगवाल, उन्होंने कोई बयान दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनके नेम प्लेट और चप्पलों से पिटाई की। कल हमने देखी थी लखनऊ में जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के आक्रोश महिला पद यात्रा निकली थी, उसमें हमने देखा किस तरीके से न सिर्फ सूबे के मुखिया थे बल्कि प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के थे, दोनों डिप्टी सीएम से तमाम मंत्री थे, तमाम जो महिला जो कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य वो भी थी। मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। आज ये पुतला दहन किया है आप लोगों ने और क्या है पूरा मामला आप ये बताइए। देखिए जब देश के कोने कोने से जो वो ये विरोध कर रही है, जो 2026 को से लिखा जा रहा था उसको जिस प्रकार का कारण राहुल गांधी जी ने उसका विरोध करना आज रखा है, उस तरह से महिलाएं कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी और आने वाले समय में महिला जरूर इस चीज का जवाब देंगी। 2027 के चुनाव में उनको विपक्ष को जरूर ये जवाब मिलेगा। विपक्ष पार्टी हमेशा से ये चाहिए, उन्होंने औरतों का इस्तेमाल। मैं फिर एक बार वही कहूंगा आपसे सुधा जी, मैं आपको थोड़ा सा आगे, आप एक अच्छे भाजपा के लीडर हैं महिलाओं के, विपक्ष कह रहा है कि 23 में जब बिल पास हुआ था उस समय भाजपा सरकार ने लागू क्यों नहीं किया था, ये सवाल है। लागू हुआ था कि समर्थन, हमारी पार्टी ऐसी है चाहती कि सबके समर्थन से अगर बिल पास हो सभी को आरक्षण मिले, लेकिन वो भाजपा की महिलाओं का खत्म करने का काम कर रहा है क्योंकि भाजपा में महिलाएं आगे से आगे हिस्सा ले रही है और निषेध बड़ा हिस्सा ले रही है। देखिए ये महिला मोर्चा है रायबरेली का अखंड और इनका कहना है कि अब ये बिल को लेकर के हम 2029 में एक बार फिर से आएंगे और उस समय हम इसको पास कराएंगे। जी सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोष है, आक्रोश है, साफ तौर पर देखने को मिला था। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला भी था कि ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर, जिलेवार हर जगह पर इसका विरोध होना चाहिए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर के लगातार बीजेपी का जो ये आक्रोश है, ये यूं कहे कि महिला आरक्षण को लेकर के जो एक कहीं ना कहीं जो विपक्ष पर इसको पास ना कराने का आरोप है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आक्रोश दिखाई भी दे रहा है कि आज इंद्रवीर रायबरेली से दिखा रहे हैं कि रायबरेली में किस तरीके से महिलाएं सड़क पर हैं और न सिर्फ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ हल्ला बोल रही है, बल्कि जो ये बिल है लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर के, इसके बिल को पास कराने की बात कर रही है। एक बात और भी इंद्रवीर, कितनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं? क्या ये केवल और सिर्फ बीजेपी के विंग से जुड़े हुए महिलाएं या फिर अन्य भी महिलाएं हैं जो इनके साथ? नहीं, यहाँ पर आम कोई महिलाएं नहीं है, सिर्फ बीजेपी की जुड़ी हुई जो महिलाएं वही महिलाएं हैं, बाकी और कोई महिलाएं नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की जो संगठन है उनका जो अपना कार्यकर्ता वही है। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है और उस रणनीति के तहत ही आगे कर रहे हैं और इसी का आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या जो अन्य विपक्षी दल है, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ करके इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रही है और एक नई रणनीति के तहत मैदान में उतरी है, जबकि उसका महिला आरक्षण से कोई लेना देना है ही नहीं। ये आड़ में वो बड़ी ज्यादा चाहते थे। देखिए लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा क्या ये बंगाल में इम्पैक्ट करेगा महिला आरक्षण बिल का गिरना?
अब जिस तरीके से ये भाजपा की तरफ से प्रोपोगंडा, चूंकि जो प्रोपोगंडा का नाम आ रहा है ये कांग्रेस ले रहा है, तो क्या ये अगर बात करें तो जो चुनाव है अभी बंगाल में, क्या वहां पे इम्पैक्ट होगा? क्या और जगह जो उत्तर प्रदेश में या और राज्यों में चुनाव है, क्या वहां पे इम्पैक्ट होगा? इस बिल का गिरना क्या ये भाजपा के हित में जाएगा? ये जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनका कहना है कि इससे हम जोरों शोरों से अभी और प्रचंड बहुमत के साथ और राज्यों में चुनाव जीतेंगे। तो ये एक राजनीति का जो सिलसिला है वो महिला आरक्षण बिल को लेकर के राजनीति से तीखी बहस और तीखा राजनीति का जो दृश्य है वो देखने को हर जगह मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए सबकी स्ट्रेटेजी होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, डीएमसी की हो, बीजेपी की हो, टीएमसी की हो, किसी की भी हो। साफ तौर पर देखा गया था कि जब महिला आरक्षण का बिल आया था और कहीं ना कहीं वो पास नहीं हो पाया, तो बीजेपी ने इसका ठीकरा फोड़ा विपक्ष के ऊपर, और वही विपक्ष ने इसका श्रेय लिया कि हमने जो संविधान संशोधन ये महिलाओं के नाम पर जिस तरीके से परिसीमन करना चाहते थे उसको हमने रोक दिया है। फिलहाल दोनों अपने अपने स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं घुसे। अब इसका असर चाहे वो बंगाल चुनाव में देखने को मिले, यूपी के चुनाव में देखने को मिले, वो अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि अब महिला आरक्षण जो बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया था उसका असर अब साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अब सड़क पर है, और उसके साथ उनके तमाम कार्यकर्ता भी अब हर जिले में कार्यकर्ता इस महिला आरक्षण को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू, तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बिल्कुल ज्ञानित के पास चलते हैं, प्रतापगढ़। ज्ञानित कंटिन्यू। अनम्यूट कर लीजिए ज्ञानित। बिल्कुल, देखिए अखंड शुरुआत करेंगे तो साफ तौर पर प्रतापगढ़ में हर वक्त मैं खबर लेकर के आया हूँ। आज ऐसी खबर है, पुलिस और प्रशासनिक अमले में दोनों में सवालिया निशान खड़े करेंगे और करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और साफ तौर पर जब अपराधी आपके हाथ से चढ़े और पुलिस के हाथ से वो अपराधी निकल करके भाग जाए तो एक सवालिया निशान खड़े होंगे। जब कोई लेखपाल कानून को जो है रिपोर्ट लगाने या किसी नाम पे पैसा ले तो साफ तौर पे सवाल खड़े होंगे। पहले तो मैं पुलिस पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि देखिए शुरुआत करने से पहले मेरे पास पहला वीडियो जो है वो पुलिस से रिलेटेड है। ये भागने से पहले एक आरोपी, पास्को एक्ट का आरोपी था, मानिकपुर थाना है, वहां से एक आरोपी को पकड़ा गया था, उसे स्वरूपरानी ले जाया गया था, जो कि इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो यहाँ से रेफर कर दिया गया था। तो प्रयागराज के स्वरूपरानी में एडमिट था। एडमिट के दौरान ही वहां से वो रफू चक्कर हो लेता है। सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि दो सिपाहियों के नजर से एक पास्को एक्ट जो कि अटेम्प्ट टू रेप और छेड़खानी के मामले में उसको गिरफ्तार किया जाता है, और उसके बाद वो पुलिस के नाक के नीचे से निकल जाता है। कहा जाता है कि साफ तौर पर किस तरीके से, हमने आपको इससे कुछ महीने पहले भी बताया था कि मुठभेड़ होती है पट्टी थाना अंतर्गत के, और वो भी पास्को एक्ट का जो है मुलजिम रहता है, और पुलिस के नाक के नीचे से निकल के चला जाता है, तो सवालिया निशान खड़े होंगे। मेरे पास रिकॉर्ड से भागने से पहले जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी करती है, मीडिया सेल में फोटोज डालती है और वीडियो बनाती है, तो उसके वीडियोज भी है। पहले वो देख लीजिए किस तरीके से आराम से एक दरोगा दो सिपाहियों के साथ वो खड़ा है, लेकिन देर रात प्रयागराज के स्वरूपरानी से वो रफू चक्कर हो जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जिस प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर इतना बड़ा दायित्व होता है, पास्को एक्ट का मुलजिम होता है, और वो उन्हीं के हाथों तले से निकल के चला जाता है, तो आखिर पुलिस वहां क्या कर रही थी? वहां आराम फरमाने गई थी प्रयागराज में, या अय्याशी करने गई थी? क्योंकि देखिए प्रतापगढ़ का मंडल प्रयागराज ही लगता है, और साफ तौर पे आप जब किसी आरोपी को लेकर के जाते हैं तो आपका पूरा दायित्व बनता है कि आप उसको दिखाने के बाद उसको कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन कोर्ट में पेश होने से पहले ही वो आरोपी वहां से फरार हो जाता है। अखंड ज्ञानित, सबसे बड़ी बात है कि हम वो छोड़ दीजिए साहब, गलती हो गई साहब, गलती साहब, गलती हो गई साहब, गलती साहब, गलती साहब, गलती साहब, गलती हो गई साहब, गलती। ज्ञानित, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो फरार व्यक्ति था क्या इसको फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है?
बिल्कुल देखिए, अभी तक सूचना है हमारे पास कि अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसका नाम जलालुद्दीन है। ये प्रयागराज का वीडियो ये नहीं है, कब ये की तस्वीर है? जो प्रताप तस्वीर अभी चल रही है ज्ञानेंद्र, ये कब की तस्वीर है? ये ये पहले गिरफ्तारी के पहले की भागने से पहले की तस्वीर है, माफी चाहूंगा, ये मतलब भागने से पहले ज्ञानेंद्र, की तस्वीर सबसे है। बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, हमने सिद्धार्थनगर से भी देखा, यही खबर आई थी कि वहां से भी जो आरोपी था, जो मुलजिम था, वो फरार हो गया। हमने रायबरेली से भी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से मुलजिम फरार हो गया। और मुझे लगता है कि आपने प्रतापगढ़ में ये जो खबर दिखाई है, ये 1 महीने के अंदर शायद तीसरी वारदात है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो जिसमें मुलजिम जो है वो फरार हो जा रहा है। और ऐसी किस तरीके की आप कस्टडी में रखते हैं? खूंखार अपराधी भी आपकी कस्टडी से फरार हो जाते हैं। प्रतापगढ़ से पहले भी आप भी खबर बता चुके हैं कि किस तरीके से अपराधी फरार हो गए। आखिरकार अगर इतनी लापरवाही बरती जाती है उस तरीके के अपराधियों को पकड़ने में, उनको सलाखों के पीछे डालने में, इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है? बिल्कुल देखिए, इसका नाम जलालुद्दीन उर्फ डब्बू है। ये पास्को एक्ट का मुलजिम है। इससे पहले मैं बताता हूँ कि इससे पहले भी एक मुलजिम जो है फरार हो जाता है। उसके साथ बकायदा पुलिस की मुठभेड़ होती है, पैरों में गोली लगती है, घुटने के नीचे गोली लगती है, सवाला निशान खड़े होते हैं। मात्र 1.5 से 2 महीने पहले की बात है। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज ले आया जाता है और यहाँ पे केवल पट्टी खाने की फोर्स अवेलेबल नहीं होती है। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल की चौकी, मकंदरूगंज चौकी, चिल्ला चौकी समेत कोतवाल, सीओ, एडिशनल सीओ सिटी और सीओ रानीगंज, एडिशनल एसपी पूर्वी समेत सारे अधिकारी आते हैं, उसको देखते हैं, फाइट देते हैं। फिर देर रात, आपको ये भी बता दें कि देर रात वो वहां उस वार्ड से उठता है जहाँ पे इसको एडमिट कराया जाता है। वहां पे तकरीबन 3 सिपाही, एक दरोगा वहां पे तैनात थे और देर रात ही तकरीबन 4 से 4:30 बजे के आसपास वहां से उठता है, आराम से चला जाता है। सोचिए, एक आरोपी के पैर में गोली लगी है और वो कितने आराम से चल के चला जाता है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। फिर उसके बाद भी पुलिस सीख नहीं लेती है। उस मामले में जो है सिपाही और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस मामले में सिर्फ 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के नाम पे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने दीपक भूकर ने साफ तौर पे आपको बता दें कि मुकदमा लिखने की भी बात कही गई है, लेकिन मुकदमा लिखने से बात नहीं बनती है साहब। आप ये सोचिए कि आपके 2 सिपाही वहां तैनात होते हैं, एक पास्को एक्ट का मुलजिम होता है, जो कि पास्को एक्ट आप भी जानते हैं नाबालिग के मामलों में दर्ज किया जाता है। उसके ऊपर छेड़खानी, अटेम्प्ट टू रेप जैसे धाराओं में मुकदमा है और वो आपके नाक के नीचे से, आपके सिपाही और दरोगा के नाक के नीचे से निकल जा रहे हैं, तो ये सवालिया निशान खड़े होंगे। इससे पहले भी आपने सही से सीख, हमारे हिसाब से जो लगता है कि आपने अपने जो कर्मचारी हैं उनको सही से सीख नहीं दी थी, इसलिए वो आपके नाक के नीचे से, आपके कर्मचारियों के नाक के नीचे से, सिपाहियों के नाक के नीचे से निकल के चले गए। अगर आप जो पट्टी पे घटना हुई थी, उस आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद भी फरार हो गया था, अगर उन सिपाही और दरोगा को अच्छी सीख दिए होते तो शायद आज वो ही सिपाही, जो आज 2 सिपाही प्रयागराज में लेके इसको एडमिट थे, शायद ये फरार होने का और वो सिपाही जागते रहने का सीख लेते। ये जो बातें छन के आ रही हैं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, ये भी दोनों सिपाही आराम से, बगल बिस्तर खाली मिला था और आराम से नींद फरमा रहे थे। तो इस साफ तौर पे दर्शाता है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके तो ले गई, प्रयागराज में एडमिट तो करा दी, लेकिन आराम फरमाने में मस्त रही। ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। आराम फरमाने में ज्यादा ध्यान देती है, न कि आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद उनको सही सलामत न्यायालय और न्यायालय से जेल भेजने का जो काम होता है वो नहीं होता है। साफ तौर पे देखा गया है कि कई बार कि किस तरीके से न्यायालय परिसर में बदतमीजी की जाती है, जो वहाँ पे पीड़ित आते हैं उनके साथ माफी चाहूंगा, मारपीट की जाती है। तो हर एक चीजों में प्रतापगढ़ पुलिस किस हद तक काम करती है, ये दर्शाता है, ये बयां करता है कि आपके हाथों तले, आप जिस आरोपी को पकड़ने के लिए इतना मेहनत करते हैं, मुखबिरों के पीछे पैसा खर्च करते हैं, आप डीजल फूकते हैं सरकार का, आप न जाने दिन रात एक कर देते हैं, प्रतापगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले जाते हैं एक आरोपी को पकड़ने के लिए, और उसके लिए बकायदा आपको पुलिस लाइन से फंड भी मिलता है। लेकिन वही आरोपी, ऐसे आरोपी जो आपके नाक के नीचे से निकल जाए तो सवालिया निशान बनेंगे। और खास तौर पे
ये 1.5 से 2 महीने के अंदर ये दूसरी वारदात हो जाना, तो ये प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। अखंड। बिल्कुल ज्ञानेंद्र का कई जगहों पर इस तरीके की बातें निकल करके सामने आई और ऐसा है कि इस तरीके की एक बड़ी लापरवाही अपराधियों और मुलजिमों के मामले में देखने को मिले तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाती है कि कितने लापरवाही से इन लोगों को रखा जाता है, या यूं कहे कि इनके इनकी जो या न्यायालय में पेश करने की बात की जाए या अस्पताल ले जाकर के फिर से वापस जेल में ले जाने की बात की जाए, कहीं की बात की जाए, वहां पर एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर इन लोगों के द्वारा की जाती है, जिसका खामियाजा ये होता है कि ये अपराधी जो बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत से पकड़ के आते हैं वो फिर से एक बार भागने में कामयाब हो जाते हैं। और ये बड़ी लापरवाही है प्रतापगढ़ पुलिस की। अब फिलहाल ज्ञानेंद्र इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा और देखिएगा कि आखिरकार इस मामले में जिन्होंने लापरवाही बरती है उनको किस तरीके की सजा मिली है, उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया गया है। अब बिल्कुल अखंड, हमारे पास एक खबर और है इसी खबर से ऐसे ही रिलेटेड, वो भी है प्रशासनिक अमले से। मैंने कल आपको 2 खबरें बताई थी कि एक ही कुछ ही घंटों के अंदर 2 महिलाएं, वो भी जमीनी विवाद को लेकर के टावर पे चढ़ जाती हैं, और उसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अमले की बनी रहती है। अब एक वीडियो हमारे हाथ लगा है जिसमें लेखपाल जो है रानीगंज तहसील के अंतर्गत का है, वो किस तरीके से घूस ले रहा है ये भी आप देखिए। रिपोर्ट लगाने के नाम पर किस तरीके से ऐसे ही लेखपालों के चक्कर में जो पीड़ित होते हैं वो परेशान होते हैं, ऐसे ही लोगों के चक्कर में बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। साफ तौर पे देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि 2 महिलाएं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग दिशाएं, लेकिन घटना सेम थी। एक महिला टावर के ऊपर चढ़ी थी तो एक महिला ने जजेस जो कोर्ट होते हैं वहां बगल में ही पानी की टंकी थी, पानी की टंकी के ऊपर जो कि एसपी ऑफिस ठीक बगल ही है, पानी की टंकी पे चढ़कर घंटों तक जो है ड्रामा चला था। तकरीबन हमारे यहाँ की लाइव खत्म होने के 45 मिनट बाद तक वो पूरा का पूरा ड्रामा चला था। फिलहाल महिला को समझा बुझा के उतारा गया था। अब ऐसा ही एक वीडियो लेखपाल का सामने आया है जिसमें लेखपाल साफ तौर पे घूस ले रहा है। उस वीडियो में आप देखिए और साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि आखिर हमारी रिपोर्ट कब तक लग जाएगी, पैसा नहीं मिलने पे रिपोर्ट नहीं लगती है। ये भी अब साबित हो रहा है। ये घूस का वीडियो साबित इसलिए करता है कि अगर आपको छोटे से भी कामों में रिपोर्ट लगवानी है लेखपाल से तो आपको उनको घूस देना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए और ये वीडियो खुद बयां कर देगा। ये बताओ हमार कैसे होए, ये आखिवा कैसे दई हैं? अल्लाह ही ले ले अपन पेट्रोल पंप पकड़ कुछ बात बिल्कुल, आपको बता दें कि लेखपाल का नाम बृहस्पति राम है। सोचिए, बृहस्पति राम इनके नाम में भी राम है, लेकिन जिस राम को लेकर के हर एक व्यक्ति उनकी राहों पे चलता है, लेकिन उस तरीके से ये नहीं चल रहे। जिन्होंने अपने पूरे अयोध्या वासियों के लिए 14 वर्षों का वनवास काटा, अपने माता पिता के लिए वनवास काटा, अपनी माँ के दिए वचन को निभाया, और उसके बाद एक ऐसे ही व्यक्ति लेखपाल जिनके नाम में भी राम है, वो एक रिपोर्ट, एक आख्या लगाने के नाम पर किस तरीके से घूस ले रहे। गलत नहीं कह रहा था मैं कल, और ये पूर्णता आज तक भी निकल गई। बृहस्पति राम जो लेखपाल है सोहंसा बाजार के, और उन्होंने आख्या लगाने के नाम पर किस तरीके से वो घूस मांग रहे हैं, और पीड़ित कह रहा है कि हमारी आख्या कब तक लग जाएगी। साफ तौर पर ये दर्शाता है कि पीड़ित जो भी करते हैं वो गलत नहीं करते हैं। जो महिला, मेरे हिसाब से वो महिला से कहीं ना कहीं घूस मांगा गया होगा, वो पीड़ित थी, तभी वो जाकर के पानी की टंकी पे अगली महिला जो लीलापुर थाने अंतर्गत इस पूरे मामले में क्या हुआ? अब तो वीडियो वायरल है, इस पे क्या कोई कार्रवाई हुई है इस लेखपाल के खिलाफ? क्योंकि अभी तक तो साफ तौर पर इसमें घूस लेते हुए यूं कहे कि आख्या लगाने के नाम पर इस तरीके की रिश्वत, चाहे वो 500 हो, चाहे 5000, चाहे 50,000 जो भी हो, आपने ली है। तो क्या इस पूरे मामले के वीडियो जब वायरल हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं की गई है। केवल अभी तक पूरे मामले में सिर्फ जांच की प्रक्रियाएं शुरू है, और सिर्फ जांच होगी। जांच में ये भविष्य में जो अभी तक होता आया है वो होगा भी, और इसमें मैं कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं करता। जांच में ये दोषी नहीं पाए जाएंगे। मैं आज आपको स्पष्ट तौर पर बता दे रहा हूँ, जो प्रतापगढ़ में लगातार होते हुए आया है, चाहे वो पुलिस हमला हो, चाहे वो प्रशासनिक हमला हो, दोनों में अगर जांच होती है तो जांच में दोनों पार्टियों को निर्दोष साबित किया जाएगा। ये आने वाला वक्त और आने वाले समय में हम आपको बता भी देंगे।
मैंने कई बार देखा है कि अधिकतर जो है कार्रवाई और जांच सिर्फ और सिर्फ निर्दोष ही साबित हुए हैं। तो इस मामले में भी ऐसे ही वीडियो वायरल हो चुका है। पीड़ित से जिन्होंने पैसा दिया है उनसे भी बयान लिया जाएगा और जिन्होंने पैसा लिया है उनसे भी बयान लिया जाएगा। बाद में ये होगा कि वो पूरी की पूरी आख्या ही चेंज कर दी जाएगी और साफ तौर पे कहा जाएगा कि लेखपाल साहब निर्दोष है और फिर वहां से कहीं हटा करके जो है उनको दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन साफ तौर पर दर्शाता है कि लेखपाल कानून वो किस तरीके से काम करते हैं और पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते हैं। अखंड हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, साफ तौर पर तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, लेकिन सिस्टम चाहे वहां पर टीम हो वो किस तरीके से गिरफ्तार करती है वो भी हमने देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से खुलेआम घूस ली जाती है, पेट्रोल के नाम पर पे, आपके खाना पानी के नाम पे, दाना पानी के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पर ली जाती है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि काम करने के लिए जो सरकार फिर आपको तनख्वाह देती है उसका फायदा क्या है, कि अगर लोग अपने आख्या लगवाने के लिए, अपनी रिपोर्ट लगवाने के लिए आपको कमीशन देंगे, आपको घूस देंगे, तब जाकर के आप उनका काम करेंगे। ऐसे मामलों में सरकार के साथ साथ प्रशासन को बड़ी गंभीरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि लोगों के मन में डर और भय हो, इस तरीके के काम ना करे। फिलहाल जैसा कि ज्ञानेंद्र ने बताया, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में सच में कार्रवाई होती है या जिस तरीके से ज्ञानेंद्र ने बताया कि दोनों लोग निर्दोष बता दिए जाएंगे और इस पर कोई कार्रवाई होगी ही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासनिक अमले को इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए ऐसे जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो घूसखोर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। प्लस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा ज्ञानेंद्र, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जितेंद्र के पास चलते हैं बस्ती। जितेंद्र, आप जो खबर बताएंगे उससे पहले खबर और भी जानना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है वो खबर कि किस तरीके से एक दरोगा की बारात जाने वाली थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर जो दूल्हा होता है वो दरोगा के पास जाता है और जिसकी बात दूल्हा, जो दरोगा दूल्हा है वो बारात ना ले जाता है, साथ में प्रॉपर्टी डीलर बारात लेकर पहुंच जाता है, उस लड़की शादी कर लेता है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, किस वजह से उस प्रॉपर्टी डीलर ने ये शादी की है, क्या दरोगा को उसने धमकाया था, डराया था, क्या था इस पूरे मामले, इस पूरी कहानी के पीछे असल क्या कहानी है, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो दरोगा है वो दरोगा कहीं ना कहीं लखनऊ में वो पोस्टेड है। फिलहाल उसकी शादी जो है मड़वा नगर की रहने वाली जो महिला लड़की है उसके साथ होने वाली थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़की है उसका जो है किसी लड़के के साथ उसका संबंध था, जो आशिक है उसका, उससे लगातार उन दोनों के टच में वो थे। लेकिन स्वाभाविक बात है अखंड शादी तय हो गई है क्योंकि परिवार की रजामंदी से शादी तय हुई, तो स्वाभाविक बात है लड़की को ये चीज पहले बतानी चाहिए थी। लेकिन शायद लड़के ने नहीं बताया या उसने सीरियस ले लिया। लेकिन जब बारात ले जाने का समय हुआ, जिस दिन बारात ले जानी थी, रिश्तेदार आ गए थे, पूरी शहनाइयां गुज रही थी, हर तरह का एक माहौल हो रहा था, सारे रस्में की जा रही थी। लेकिन एट द टाइम जो जो आशिक है वो आशिक लड़के के घर पहुंचता है। लड़का पुलिस में है, दरोगा है, वो उनके घर पहुंचता है। दुबौलिया से बारात बस्ती मड़वा नगर आनी थी। वो जब उनके घर जाता है, वहां जाने के बाद वहां जाके वो कहता है कि मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ, मैं उसका आशिक हूँ, अगर शादी करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस तरीके से वो धमकी देता है। फिलहाल जब तक लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तब तक वो अपनी कार छोड़ के वहां से फरार हो जाता है। परिवार वाले जो है इस बात को सुनने के बाद सभी सदमे में थे, रिश्तेदार सदमे थे। बारात लेके जब ये लोग जो लड़के वाले जब नहीं गए तो लड़की वालों ने उनसे पूछा बारात लेके क्यों नहीं आए, अभी तक आप लोग पहुंचे नहीं है, कई तरह की बातें की गई। लेकिन तब लड़के वालों ने बताया कि उनका जो एक आशिक है वो आके इस तरह से धमकी दिया है और हम बारात लेके नहीं आएंगे। फिलहाल परिवार करता क्या था, लेकिन लड़की वाले ने लगातार लड़के वाले से मिन्नतें की कि आप बारात लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, दरोगा साहब भी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। जब फिलहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद में जो लड़के वाले उन्होंने तत्काल पुलिस को जानकारी दी, पुलिस मौके पर वहां पहुंची, उनसे बातचीत की गई, समझा गया सारी बातों को। वहां पहुंचे पुलिस ने जो है यह बताया कि जो भी तहरीर मिलेगी उस पर कार्रवाई की। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की वाले लगातार मिन्नतें करते रह गए। लड़का जो दरोगा है वो शादी करने के लिए नहीं गया, तो मजबूरन जो लड़की वाले हैं उन्होंने उसी के प्रेमी से उसी मंडप में उसी जगह पे उस लड़के की उस आशिक की और लड़की की शादी करा दी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस तरीके से था। लेकिन एक चीज इसमें साफ है कि परिवार वालों ने जो लड़के के पक्ष जो तहरीर दी गई, उन्होंने यह कहा है कि हमारी इज्जत को ठोस पहुंची हुई है, समाज से हम आहत हुए हैं, जिस तरीके से हमारे साथ ये चीज हुई है हम आहत हुए। तो स्वाभाविक बात है उन्होंने ये चीज को कहा और बताया कि ये जो सारी घटनाएं हैं तो देखने के बाद पुलिस ने तहरीर ले के बाद जो भी कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अखंड ये होता है कि इसमें जांच पुलिस क्या करेगी, क्योंकि
ऑलरेडी सारे मामले में जो है लड़की की शादी हो चुकी है, वो अपने आशिक के साथ, अब वो उसके परिवार के साथ उसके घर में वहाँ रह रही है, तो स्वाभाविक बात है पुलिस में अब क्या जाँच करेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये एक बात क्लियर हो गई, साफ हो गई कि जो दरोगा है, वो एक पुलिसकर्मी है, वो स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो अब जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्या एक आशिक की वजह से, एक प्रॉपर्टी डीलर की वजह से, क्या किसी गुंडे की वजह से आप को पहुंचेगा, इस तरह से धमकी देता, तो स्वाभाविक बात है कहीं न कहीं इस चीज़ को देखने के बाद सदमे का माहौल बिल्कुल है जो लड़के के यहाँ पे। लेकिन अब देखना कि आगे इसमें क्या किया जाएगा और किस तरह की चीज़ें पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ये पूरा का पूरा जो मामला है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार किस तरीके से एक व्यक्ति जाता है जिसकी शादी हो रही होती है, वहां जाकर के वो डराता है, धमकाता है, और धमकाने के बाद वो कहता है कि अगर तुमने शादी की तो ठीक नहीं की, जैसा आपने भी बताया। आखिरकार इतनी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन शादी के दिन ये पूरी घटना घटित होती है। ऐसे में अगर लड़की वालों की तरफ से शादी करने के बाद भी पुलिस में तहरीर दी गई है, तो सही बात है, सवाल तो ये उठेगा कि फिर उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो ऑलरेडी लड़की के साथ उसने शादी कर ली, तो पुलिस इसमें क्या जाँच करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये अब तो जाँच का विषय है। फिलहाल इस बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि स्वाभाविक बात है पुलिस इसमें कुछ अब नहीं कर सकती, किसी तरह से कोई जाँच इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब लड़की और लड़के दोनों अपने आप में एक सुरक्षित है। चाहे वो पहले परिवार नहीं मान रहा था, लेकिन अब शायद इस चीज़ की घटना होने के बाद में या सामाजिक आहत से लड़की के परिवार में आहत होने की वजह से मजबूरन उसके साथ शादी कर देते हैं। तो अब तो ऑलरेडी है वो दोनों पति-पत्नी बन गए हैं, लेकिन अब पुलिस इसमें क्या करेगी, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, ये सारी जाँच के विषय है। लेकिन हम लोग जानते हैं किसी तरह की कोई कार्रवाई अब इसमें होने वाली नहीं है। अकंठ। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन एक बड़ा मामला है क्योंकि आखिरकार इस तरीके से अगर एक दरोगा को ही एक प्रॉपर्टी डीलर जाकर धमकी देगा जिसकी शादी होने वाली हो, तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे ही, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना भी हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो लड़की के घर वाले हैं कि परिवार वाले उनके पहुंचे ही नहीं शादी करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उसी लड़की से, उसी बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करा दी गई जिसके ऊपर धमकी देने का आरोप लगा है। अब पुलिस इसको किस तरीके से हैंडल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी जितेंद्र। बिल्कुल अखंड है, क्योंकि देखिए सेम डे में सेम उसी मंडप में जहाँ पे शादी होनी थी, और बस वो ये कि दूल्हा बदल गया वहाँ पे। जो दूल्हा जो दरोगा होना चाहिए था, शायद वहाँ प्रॉपर्टी डीलर हो गया, तो कहीं न कहीं दूल्हा बदल गया है। फिलहाल शादी तो हो गई है, लेकिन जिस तरीके से दरोगा साहब ने बताया, फिलहाल मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं, कोई बयान जो लड़के की तरफ से वो देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं स्वाभाविक बात है इन सारी बातों को लेके चाहे बात की जाए, चाहे लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ, क्योंकि लड़की का परिवार तो पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया। लेकिन जो लड़के का परिवार है, कहीं न कहीं सामाजिक आहत तो उनको झेलना पड़ रहा है। अखंड। अब बिल्कुल किसी के लिए भी बहुत बुरे सपने जैसा ही है ये, क्योंकि जिसके घर में शहनाइयां हो, जिसके घर में हल्दी सब कुछ हो रहा हो, बारात जाने की को हो, वहां पर इस तरीके की अगर घटना घटित हो जाए, तो अपने आप में जीवन भर के लिए एक कहीं ना कहीं एक सोचने के लिए यूं कहें कि बुरे सपने जैसा रह जाता है, जो जिसकी यादें शायद ही कभी भुलाई जा सकती हैं। उस परिवार वालों के लिए ऊपर क्या बीत रही होगी, उनका दिल ही जानता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया कि बस्ती की ये जो एक घटना है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है, कि किस तरीके से एक युवक, या यूं कहें कि दोनों के बीच में अगर अफेयर था, तो किस तरीके से वो वहां पहुंच जाता है जहां पे उस लड़की की शादी होने वाली होती है, और वहां पहुंच करके वो इस तरीके की चीजें करता है, डराता है, धमकाता है। वो भी धमकाता किसको है? पुलिस वालों को, जिसके साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी। अब इस पूरे मामले की जो कहें कि इस मामले की जो चर्चा है वो पूरे देश में है, और कहीं ना कहीं ये मामला इस वक्त बहुत हाईलाइटेड है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। कोई अपडेट आता है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। एक खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में एक बड़ी लापरवाही, यूं कहें कि छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी बन गई, जिसने एक मासूम जिंदगी को ले लिया। आपको बता दें, एक साल 9 महीने की बच्ची जो टब होता है उसमें डूब जाने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर में एक अलग ही माहौल है। सारे के सारे परिवार वाले सदमे में चले गए हैं। बार बार मां बेहोश हो रही है। पिता कह रहा था कि जो बच्ची, जब मैं घर से निकलता था, ऑफिस जाता था, तो जो बेटी मेरी बाइक पर धक्का लगाती थी, वो अब धक्का कैसे लगाएगी। उसकी मां बार बार उसे सोच करके बेहोश हो जा रही है। अब जरा सोचिए कि एक छोटी सी लापरवाही किस तरीके से परिवार पर भारी पड़ गई है। 1 साल 9 महीने की बच्ची की जान चली गई है, वो भी महज पानी में डूबने से, वो भी छोटे से टब में। सभी लोगों के लिए इसको देखना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को छोड़ते हैं
तो जरूर लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कई बार होता है कि एक छोटी सी लापरवाही बच्चे पर और आपकी जिंदगी पर भारी पड़ती है। जो यहाँ लखनऊ में घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया है। एक और खबर आपको थोड़ी सी बहुत बड़ी इसलिए खबर है क्योंकि जाम के झाम में कई बार आम आदमी फंसता है, लेकिन एक खबर आ रही है कि जाम के जाम में वीवीआईपी फंस गए और उसके चक्कर में जिस जगह वो आए थे, जिनकी शादी अटेंड करने आए थे, वो वहां वो अटेंड ही नहीं कर पाए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को लखनऊ आए थे, जहां पर उन्हें 2 शादियों को अटेंड करना था, जिसमें एक दिनेश प्रताप सिंह है, राज्य मंत्री हैं, उनकी भतीजी की शादी थी, और दूसरे जो महेंद्र सिंह है, जो पूर्व मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उनकी बेटी की शादी थी। इन दोनों शादियों को उनको अटेंड करना था। 7:30 बजे उनको आ रहा था, लेकिन उनका विमान लेट हो जाता है। 8 बजे वो पहुंचते हैं। पीडब्ल्यूडी जो राज्य मंत्री है ब्रजेश सिंह, उनको रिसीव करने के लिए लगाया जाता है, उनके प्रोटोकॉल में लगाया जाता है, उनको लेकर के आते हैं। शिवराज सिंह चौहान आते हैं, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की भतीजी की शादी में वो शामिल होते हैं, और वहां से निकल करके जो उसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में जो दूसरा फेज होता है, वो महेंद्र सिंह की बेटी के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन बड़े वीवीआईपी का जो फेर होता है या जो प्रोटोकॉल होता है, उस जाम में फंस जाते हैं, जिसके चक्कर में वो वहां पहुंच ही नहीं पाते। अब आप सोचिए कि बड़े बड़े वीवीआईपी जब आए लखनऊ में और इस जाम के झाम में फंस जाए, लेकिन इसके पीछे प्रोटोकॉल वजह बताई जा रही है। कई सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम की फ्लीट थी जो दोनों शादियों में आ रहे थे, जिसकी वजह से जाम लग गया था, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वापस जाना पड़ा, क्योंकि जो उनका विमान था, प्राइवेट विमान था, जिसको 9:30 बजे जाना था, वो छूट जाता, क्योंकि उसकी अनुमति 9:30 बजे तक थी। इसकी वजह से उन्होंने एक तोहफा जो मंत्री थे उनको दिया, और जो प्रोटोकॉल में लगे थे पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, और वो वहां से वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि किस तरीके से आम ही नहीं बल्कि खास लोग भी जाम में फंस करके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाते। वो भी राजधानी लखनऊ से खबर है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जाम की वजह कितनी ज्यादा बड़ी है, और हमने तस्वीर भी देखी कि किस तरीके से कई लोग जाम के चक्कर में परेशान भी होते हैं, विरोध भी करते हैं। एक तस्वीर भी हमने आज सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था बीजेपी का, तो एक महिला किस तरीके से जाकर उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं जाम की वजह से झाम में फंसते हैं, और इस झाम में वीवीआईपी फंस गए। तो फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।